जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो टाइप ऑफ बिल्स यानी कि विधेयक के प्रकार के अंतर्गत। साथियों, हम संसद वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक एक करके बहुत अच्छी तरह से हम उसको पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट संविधान की यात्रा में जाइए और इनसे जुड़े संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी में एक और अधिक क्या हो, मजबूती प्रदान हो। तो आज हम टाइप ऑफ बिल्स यानी कि संसद में जो विधेयक रखे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से विधेयक पर क्या होता है, किस प्रकार से विधेयक काम करती है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधेयक के प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं कि विधेयक होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विधेयक क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि विधेयक क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, विधि निर्माण करना होता है, कानून का निर्माण करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि विधेयक क्या होता है। जब तक आप विधेयक को समझोगे नहीं तब तक आप विधेयक के प्रकार को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सबसे पहला वर्ड आता है विधेयक और आप विधेयक को ही नहीं समझोगे तो आगे की चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधेयक होता क्या है। देखिए, विधेयक यानी कि कानून निर्माण के उद्देश्य से यानी या फिर कहा जाए विधि निर्माण के उद्देश्य से संसद में रखे जाने वाला या फिर सदन में रखे जाने वाला कोई भी प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। समझ में आ रहा होगा क्या मैंने क्या कहा। मैंने विधि निर्माण के उद्देश्य से सदन में रखा जाने वाला कोई भी प्रस्ताव या फिर बिल क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि विधि निर्माण के उद्देश्य से जो भी प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, सदन में रखा जाता है या फिर संसद में रखा जाता है, तो उसी को कहा जाता है विधेयक या फिर बिल कहा जाता है। समझ में आ गया। आप लोग नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो और आप लोगों में एक नई समझ भी विकसित हो। तो चलिए देखते हैं कि विधेयक के प्रकार। अब विधेयक के प्रकार की अगर मैं बात करूं, विधेयक के प्रकार अगर सदन में रखे जाने के आधार पर मैं बात करूं तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सदन में रखे जाने का मतलब क्या हुआ, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में रखे जाने के आधार पर विधेयक क्या होता है, दो प्रकार का होता है। लेकिन विधेयक की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला चीज आप लोग याद रखिए, कौन सा होता है, रखे जाने के आधार पर, रखे जाने के आधार पर नहीं, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के विधेयक होते हैं। ऐसा करके आप लोग बनाइएगा वंशावली जैसे, ताकि आप लोगों में एक बेहतरीन समझ विकसित हो। तो देखिए, सामान्यतः विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, रखे जाने के आधार पर, रखे जाने के आधार पर, और दूसरा होता है तथ्यों के आधार पर। रखे जाने के आधार पर और दूसरा होता है तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। क्लियर है यहां तक। देखो मैंने क्या कहा, विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, रखे जाने के आधार पर, और दूसरा होता है तथ्यों के आधार पर। अब देखिए, मैंने कहा कि विधेयक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, रखे जाने के आधार पर पहला और दूसरा तथ्यों के आधार पर। अब देखिए, रखे जाने के आधार पर भी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रखे जाने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, इसको भी आप इसी तरह लिखिए। एक होता है विधेयक सरकारी विधेयक और दूसरा विधेयक होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी विधेयक। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। देखिए, रखे जाने के आधार पर भी मैंने बताया विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो मैं बताया कि सामान्यतः विधेयक दो प्रकार के होते हैं, और दूसरा मैंने बताया रखे जाने के आधार पर भी विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, दूसरा जो विधेयक का प्रकार होता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। और तथ्यों के आधार पर अगर मैं इसकी बात करूं, तथ्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन प्रकार के विधेयक होते हैं तथ्यों के आधार पर। पहला होता है सामान्य विधेयक। कौन सा होता है, सामान्य विधेयक, पहला विधेयक सामान्य विधेयक। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा विधेयक होता है जिसको कहा जाता है वित्त विधेयक। तीसरा विधेयक कौन सा है, वित्त विधेयक। यहां तक समझ में आया। देखिए, तथ्यों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो विधेयक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा विधेयक जो होता है वो होता है वित्त विधेयक। और मैं रखे जाने के आधार पर यानी कि सदन में
पेश करने के आधार पर विधेयक होता है। दो प्रकार का, पहला विधेयक है जिसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, दूसरा विधेयक जिसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा विधेयक सरकारी है और कौन सा विधेयक गैर सरकारी है? ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि कौन सा विधेयक सरकारी है और गैर सरकारी। इसको पहचान करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप लोगों को मैं एक ही चीज बताऊंगा और उस चीज को आप लोगों को एक याद रखना है हमेशा के लिए, ताकि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में आप लोग को डिफरेंस यानी कि अंतर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों को एक लाइन बताऊंगा, उसी लाइन को नोट करके लिखे रहना है कि कौन सा विधेयक गैर सरकारी है और कौन सा विधेयक सरकारी है, वो उस लाइन से आप लोगों का स्पष्ट यानी कि क्लियर हो जाएगा। देखिए, सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहा जाएगा जिस विधेयक को सदन में मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है, उस विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। यानी कि सदन में मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। वह विधेयक लिखो, वह विधेयक जिसको सदन में मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, क्लियर होगा यहाँ तक? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा विधेयक सरकारी होगा। स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया कि वह विधेयक जिसको सदन में केवल मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है, उस प्रकार के विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो अन्य सांसदों द्वारा सदन में पेश किया जाने वाला विधेयक। यानी कि मंत्रियों को छोड़कर संसद के अन्य जो सांसद रहते हैं उनके द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है सदन में, तो उस विधेयक को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। क्लियर हो गया यहाँ तक? गैर सरकारी और सरकारी विधेयक में बहुत ही सरल है, क्योंकि सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहेंगे जिसको सदन में पेश कौन करते हैं? केवल मंत्री लोग करते हैं। और मंत्रियों के अलावा अन्य सदस्य क्या करते हैं? अन्य संसद के सदस्य यानी कि सांसद जब विधेयक को पेश करते हैं सदन में, तो उस विधेयक को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि तथ्यों के आधार पर जो विधेयक होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि सामान्य विधेयक किसे कहेंगे, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। चलिए आप लोग नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो और एक अच्छा सा समझ भी विकसित हो पॉलिटी पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या देखेंगे। अब हम देखते हैं कि तथ्यों के आधार पर विधेयक, तथ्यों के आधार पर विधेयक। मैंने बताया तथ्यों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? साधारण विधेयक। पहला कौन सा? साधारण विधेयक। दूसरा क्या बताया मैंने? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा विधेयक मैंने बताया वित्त विधेयक। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तथ्यों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो विधेयक होता है उसको कहा जाता है साधारण विधेयक या फिर सामान्य विधेयक, और तीसरा जो विधेयक होता है उसको कहा जाता है वित्त विधेयक। तो अब देखते हैं कि तथ्यों के आधार पर जो विधेयक होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो अगला देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक को पहला क्वेश्चन आएगा कि साधारण विधेयक को कहां पेश किया जाता है। ऑप्शन आएगा लोकसभा, ऑप्शन आएगा राज्यसभा, तीसरा आएगा लोकसभा या राज्यसभा, और चौथा आएगा लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों को मारना है। क्या मारना है? साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा अथवा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक?
साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि किसी भी सदन में पहले पेश किया जाता है। दूसरी बात, साधारण जो विधेयक होता है उसको दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। क्या कहा मैंने? दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। क्या लिखोगे? दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। क्या कहा मैंने? जो क्या होता है, साधारण जो विधेयक होता है उसको लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, पहला चीज। दूसरी चीज मैंने बताया कि दोनों ही सदन में पारित होना जरूरी है, मतलब दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है मैंने बताया। अगला, जो साधारण विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। क्या बताया मैंने? संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त बैठक का आयोजन तभी किया जा सकता है जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होता है और राज्यसभा उसको 6 महीने तक भी यदि पारित नहीं करती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं। उसका अनुच्छेद मैंने 108 पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी वो प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो डली हुई है, जिसे आप लोग देख लीजिए। तो संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर। अब देखिए, मैंने पहला चीज बताया कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जाता है, पहला चीज। दूसरा मैंने बताया कि दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। संयुक्त बैठक का आयोजन साधारण विधेयक पर नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। संविधान संशोधन विधेयक की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में देखने को मिलता है, भाग 20 में। कौन से? संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद नंबर 368 में। सभी जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको भी पेश लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। कहां कहां? लोकसभा अथवा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। पेश किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पहले पेश किया जा सकता है। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसको भी दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। दोनों ही सदन से पारित होना, दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। कौन से विधेयक पर? संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसको लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। दूसरा चीज मैंने बताया कि दोनों ही सदन से क्या होना? पारित होना जरूरी है। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है अथवा नहीं? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए क्या बोला? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक का आयोजन किया नहीं जा सकता। क्या है? स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं भेज सकता। अगला लाइन लिखिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को क्या नहीं कर सकता? नहीं भेज सकता। देखिए कट लगा दिए, मतलब संसद में यानी कि सदन में राष्ट्रपति संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। और जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। एक किस में लिखा हुआ है? 24वां संविधान संशोधन में लिखा हुआ है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने 24वां संविधान संशोधन लाया था और उसमें यह कहा गया है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। लिख लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की क्या है?
बाध्यता। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति महोदय की बाध्यता है। और एक किसमें लिखा हुआ है? 24वां संविधान संशोधन में लिखा हुआ है। इस बात को भी आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास जो है एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध रहे, ताकि आप लोग भविष्य में जब भी आप देखो तो 2-3 मिनट में आप लोगों का रिवीजन हो जाए और जो तथ्यों के आधार पर यानी कि विधेयक के जो प्रकार होते हैं वो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो देख लीजिए 368 में इसका उल्लेख है, लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है, दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में नहीं भेज सकता, संविधान संशोधन विधेयक पर क्या है? हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। इसका उल्लेख 24वां संविधान संशोधन में दिया गया है। ये तो था संविधान संशोधन विधेयक। अगला जो विधेयक है वो होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को देखते हैं, वित्त विधेयक को थोड़ा समझते हैं। अगला देखते हैं कि वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आप लोग लिख लीजिएगा वित्त विधेयक। अगला कौन सा है? तथ्यों के आधार पर वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल। देखिए वित्त विधेयक की अगर मैं बात करूं तो वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान में दो जगह देखने को मिलता है। एक तो अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है और एक अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 117 में देखने को मिलता है। अब अनुच्छेद 110 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है धन विधेयक। इसमें क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। और 117 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये लिखा हुआ है वित्त विधेयक। इसमें क्या लिखा हुआ है? वित्त विधेयक। इसमें ये लिखा हुआ है कि परिभाषित वित्त विधेयक, परिभाषित वित्त विधेयक। मैं अनुच्छेद 117 बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो वित्त विधेयक भी क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है 110 में लिखा हुआ है और एक संविधान के अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। तो 117 के बारे में मैं बता रहा हूं कि परिभाषित वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा, वही व्यवहार किया जाएगा जो साधारण बहुमत के साथ किया जाता है, जो साधारण बहुमत के साथ, जो साधारण बहुमत नहीं लिखना है, यहाँ साधारण विधेयक लिखना है, जो साधारण विधेयक के साथ किया जाता है, विधेयक के साथ किया जाता है। क्या लिखा मैंने? परिभाषित वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो कि एक साधारण विधेयक के साथ किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो अनुच्छेद 117 के तहत जो भी विधेयक होगा उसको लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। इस प्रकार के विधेयक पर क्या नहीं किया जा सकता? संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने साधारण विधेयक को बहुत अच्छे ढंग से समझा है। तो अनुच्छेद 117 क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं कि जो धन विधेयक होता है वो क्या होता है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान 110 में देखने को मिलता है और 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक की परिभाषा। और इसमें लिखा हुआ है एक अनुच्छेद आता है 109, इसमें लिखा हुआ है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या लिखा है? धन विधेयक को केवल और केवल मतलब सबसे पहले लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इससे पहले हमने जितने भी विधेयक देखा उसको लोकसभा अथवा राज्यसभा में कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। पहला चीज 109 में लिखा हुआ है। अगला चीज देखो, कोई विधेयक यानी कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा उसको पारित कर देती है तो ठीक है, और अगर पारित नहीं कर देती है तो 14 दिन के बाद वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। लिख लीजिए, यदि कोई विधेयक क्या हुआ, लिखिए, धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है, यदि राज्यसभा पारित करे तो ठीक है। क्या लिखोगे?
यदि राज्यसभा उस विधेयक को पारित करे तो ठीक है, और नहीं करती है, ठीक है, नहीं पारित करती तो 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है, स्वतः पारित हो जाता है। क्या कहा मैंने? यदि धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा यदि इसको 14 दिन तक भी पारित नहीं करती है तो उसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो ये हुआ पारित, ठीक है। और क्या है, लोकसभा में ही पूरे स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक को। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या लिखोगे? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्या लिखोगे? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मैंने कहा 109 में धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। दूसरा मैं बताया, धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर यदि राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा पारित कर देती है तो ठीक है, और पारित नहीं कर देती है तो उसको क्या माना जाता है? 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। और धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 109 में लिखा है। और मैंने बताया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? अब धन विधेयक की परिभाषा, अब देखो लोकसभा अध्यक्ष तो करता है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि यही विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लिखे तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए, यदि किसी विधेयक में नया कर जोड़ने या फिर कर हटाने, क्या लिखोगे? यदि किसी विधेयक में कर लगाने या फिर कर हटाने, उधार देने या फिर उधार लेने, या फिर संचित निधि जैसे शब्दों पर चर्चा हो रही है, या फिर संचित निधि जैसे बातों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो वह विधेयक क्या होता है? धन विधेयक कहलाता है। क्या कहा मैंने? यदि कोई विधेयक पर कर लगाने, कर हटाने, उधार देने, उधार लेने या फिर संचित निधि जैसी बातों पर क्या हो रही है? चर्चा हो रही है, या फिर बातों का उल्लेख है, तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। और अगला लिखिए कि जो धन विधेयक होते हैं उसको सदन में स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। क्या होती है? धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। और जो धन विधेयक होते हैं उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। क्या होता है? संयुक्त बैठक का आयोजन धन विधेयक पर नहीं किया जा सकता, और धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार भी नहीं कर सकता। ये था धन विधेयक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैं आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक जो होता है उसका उल्लेख 110 में देखने को मिलता है। 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक ही रख सकती है। अगर 14 दिन तक भी पारित नहीं करती तो उसको स्वतः पारित मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति पर पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। संयुक्त बैठक का आयोजन इस विधेयक पर नहीं किया जा सकता, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और एक अनुच्छेद होता है 107। 107 में लिखा हुआ है कि विधेयक पारित कैसे होगा उसकी प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 107 जो होता है उसमें विधेयक के पारित की प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है 107 में। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि विधेयक के प्रकार के अंतर्गत विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, रखने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तथ्यों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। उन सभी बातों को हमने एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जितनी भी बातें हमने चर्चा की है वो सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक या फिर नए बिंदुओं के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।